गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम अध्ययन किए। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम पढ़ेंगे किसी परमाणु की संरचना का निर्धारण कैसे किया गया। सबसे पहले जे थॉमसन ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना का तरबूज मॉडल का निर्धारण किया। इन्होंने बताया कि जिस तरीके से तरबूज में सीड उपस्थित होते हैं उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। यहां पे देखिए ये संरचना है। यहाँ पर देखिए जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने कहा कि तरबूज में जिस तरीके से सीड उपस्थित होते हैं उस सीड को उन्होंने इलेक्ट्रॉन का रूप धारण किया और जो उसका मांसल भाग होता है उस मांसल भाग को उन्होंने प्रोटॉन किया। उन्होंने कहा कि तरबूज मॉडल किसी भी परमाणु का एक मॉडल है। उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लेकर के उन्होंने एक तरबूज मॉडल का निर्धारण किया। इस तरबूज मॉडल में सीड को इलेक्ट्रॉन और उसके मांसल भाग को उन्होंने प्रोटॉन बताया। देखिए जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इस पर विचार प्रस्तुत किया सर्वप्रथम, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। समस्या का मतलब ये है कि जैसे इलेक्ट्रॉन इस मांसल भाग में उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं सकता। अगर इलेक्ट्रॉन एक ही स्थान पर अस्थायी रहेगा तो कोई भी तत्व कभी आवेशित नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी तत्व आवेशित तभी होता है जब या तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे और या फिर इलेक्ट्रॉन को वो त्याग दे। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो न तो इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर जा सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन अंदर आ सकता है। मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन किसी को दिया जा सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन किसी से लिया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में यह तरबूज मॉडल पूर्णतः सफल नहीं हुआ। तो इसका निर्धारण जो जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इस स्ट्रक्चर को उन्होंने अपने जो सिद्धांत बनाया था उस सिद्धांत का नाम उन्होंने उस मॉडल का नाम उन्होंने दिया था थॉमसन का तरबूज मॉडल। परंतु यह पूर्णतः विश्वसनीय न होने के कारण अर्नेस्ट रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने इस परमाणु पर अल्फा कणों की बमबारी की। अल्फा कणों की बमबारी करके उन्होंने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। देखिए ये एक परमाणु है, परमाणु पर उन्होंने अल्फा कण की बमबारी की। उस बमबारी में उन्होंने देखा देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि ये किरण अगर मध्य भाग से होकर के जाती है तो पुनः वापस ली जाती है।
और उसके जस्ट ऊपर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये अपने पथ को विक्षेपित कर देती है और उसके ऊपर में हम देख रहे हैं कि ये सीधी रेखा में चली जा रही है। तो यहाँ पर इससे तीन बातें स्पष्ट होती हैं कि अगर सबसे पहला भाग हम देखें कि अगर ये पुनः वापस आ जा रही है, इसका मतलब है कि इसके मध्य भाग में कोई ठोस पदार्थ उपस्थित, ठोस गोला उपस्थित है जो इसे क्या कर रहा है, तुरंत वापस कर दे रहा है। दूसरा पॉइंट इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इसका जो ये भाग है, जो मध्य भाग है, यह मध्य भाग आकर्षण और प्रतिकर्षण की क्रिया करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस आयन है, यहाँ पर ये माइनस आयन है, माइनस आयन के रूप में ही आगे की ओर जा रहा है। अगर ये इसे प्रतिकर्षित कर रहा है, यहाँ पर ये अल्फा का है, ये पॉजिटिव भाग, अगर ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का ये जो भाग होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव भाग होगा। अगर ये निगेटिव भाग होता तो ये इसको क्या करता, आकर्षित कर लेता। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में निष्कर्ष निकलता है। थर्ड पॉइंट में निष्कर्ष क्या निकलता है, ये सीधी रेखा में आगे की ओर चला जा रहा है। इसका मतलब है कि परमाणु का कुछ भाग ऐसा है जो खोखले गोले के रूप में उपस्थित है, जो खोखला है, इसलिए वो आगे की ओर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तीन निष्कर्ष यहाँ पर उपस्थित होते हैं। पहला निष्कर्ष आप ये देख रहे हैं कि इसके बीच का भाग ठोस भाग है, जिसके कारण वो वापस चला रहा है। दूसरा भाग, उसके ऊपर का भाग उसको, इसके पथ को विक्षेपित कर दे रहा है और वो ऊपर की ओर विक्षेपित हो रहा है। इसका मतलब है कि ये भाग क्या होगा, पॉजिटिव भाग होगा, जो उसको प्रतिकर्षित कर रहा है। और आप लास्ट में देख रहे हैं कि इसका ये सीधी रेखा आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब है कि परमाणु में कुछ ऐसे भी भाग होते हैं जो खोखले गोले के रूप में पाए जाते हैं, जो खोखले हैं, इसलिए ये आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है।